कविता नाम की एक नर्स जो कि हॉस्पिटल में काम किया करती है। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वह नर्स अपने ही उस हॉस्पिटल में जहां पर वह काम किया करती थी वहां पर अपने पति को बेहोशी की हालत में लेकर पहुंचती है। वहां का जो स्टाफ था देखते ही कविता का साथ देता है और तुरंत उसके बेहोश पति को स्ट्रेचर पर लेटा करके सीधा रूम के अंदर ले जाते हैं और जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। दोस्तों, जो कविता होती है वह रो रही थी कि उसके पति को आखिर क्या हुआ। डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था, तो वह बताती है कि एकदम से यह बेहोश हो गए, उसके बाद मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहते हैं कि कविता, तुम नर्स हो और खूब समझदार हो, पति को इतनी लेट कैसे लाई हो? थोड़ी देर पहले ले आती तो इसकी तबीयत और अच्छी रहती। लेकिन कविता कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं घबरा गई थी। अब तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वह उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगाने के लिए मुंह खोलते हैं तो और छाती को दबाते हैं तो उसके मुंह से कुछ काला काला पदार्थ बाहर निकलता है। डॉक्टर देखते हैं ओहो गुटखा खाया हुआ है। तो उसके बाद जो कंपाउंडर होता है उससे कहते हैं इसके मुंह से गुटखा साफ करो, तो वह गुटखा साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह सारी कुछ लगाई जाती हैं, आईसीयू में भर्ती किया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी पल्स आ रही थी, यानी कि जो धड़कन होती है, कभी कभी नहीं आ रही थी। अब यह सारा नज़ारा देख करके डॉक्टर भी हैरान परेशान, और वहीं पर वह कविता उस मरीज़ की पत्नी खड़ी हुई थी और देख रही थी कि उसका पति बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा। थोड़ी देर के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है उसके अंदर से धड़कनें आनी बंद हो जाती हैं और वह मर जाता है, यानी कि मृत हो चुका था। मर तो वह जहाँ तक अंदाज़ा है पहले ही गया था, लेकिन जैसे आईसीयू में भर्ती किया, वेंटिलेटर पर लगाया तो सांस वगैरह उसके पेट में दी जा रही थी, तो थोड़ी बहुत कोई धड़कन बोल जाती, कोई ना बोलती, इस तरह का काम चल रहा था। वरना तो डॉक्टर ने पहले ही जब वह स्ट्रेचर पर था तो देख करके यह कह दिया था कि भाई इसकी तो मौत हो चुकी है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर कुछ हो तो। अब तो यहाँ पर दोस्तों जैसे उसकी मौत हो जाती है और कविता को बताया जाता है कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे। अब कविता यह बात सुन करके बदहवास सी उस हॉस्पिटल के अंदर डोलने लगती है, रोने लगती है, लेकिन रो भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर स्टाफ और भी था। लेकिन बाकी स्टाफ के लोग उससे धीरज बंधाते हैं कि देखो ये दुनियादारी है, यहाँ पर सभी का आना जाना लगा रहता है और तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, भगवान आगे आपके लिए सब कुछ सही कर देंगे। अब यहाँ पर जो कविता होती है रोती रोती रहती है, आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने में ही कविता के दो बच्चे जो कि नाबालिग होते हैं, बेटा 9 साल का, बेटी 12-13 साल की, वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि पापा की मृत्यु हो चुकी है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वह अपनी माँ के पास जाकर खड़े नहीं हो रहे थे। उनकी माँ उनको बुला रही थी कलेजे से लगाने के लिए, लेकिन माँ से वह छिटक कर दूर खड़े हुए थे दीवार के पास और वहीं पर खड़े खड़े रो रहे थे। यह सारा नज़ारा डॉक्टर देख रहे थे कि भाई मामला क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब जो कविता होती है अपने पति की लाश को ले जाने के लिए डॉक्टरों से कहती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा ले जाओ, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कविता डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहती है। वह कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा तो इसका पोस्टमार्टम होगा और मेरे पति को काटेंगे, पीटेंगे, चीरेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि देखो ये तो जो होना था वो हो गया, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। हाई कमान जो है हॉस्पिटल के वो आपकी पति की लाश को निकलने नहीं देंगे, और वो हमसे जब आप मांगें तो हम क्या कहेंगे उनसे। ऐसा रूल है ही नहीं हॉस्पिटल का कि मृत्यु के बाद बिना पोस्टमार्टम के किसी लाश को भेज दिया जाए। लेकिन जो कविता होती है जिद पर अड़ जाती है कि मुझे पोस्टमार्टम अपने पति का नहीं करवाना। अब तो जो डॉक्टर होते हैं वह ज़बरदस्ती अब पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और फिर सारी सच्चाई बताते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गमगीन लग रहा था, शक हो रहा था उस कविता के ऊपर। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि सबसे पहले तो कहानी ये थी, जब ये अपने पति को लेकर आई तो वह मृत ही था, उसमें कुछ था ही नहीं, और ये खुद नर्स है इसी हॉस्पिटल में। अगर कोई परेशानी हुई थी तो ये तुरंत लेकर क्यों नहीं आई, लाने में देरी क्यों हुई। दूसरी बात यह थी कि जब इसकी पति की मौत हो जाती है और हम डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोलते हैं तो यह बिल्कुल मना कर देती है कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगी, जबकि ऐसा रूल ही नहीं है। बिना पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल से डेड बॉडी हम नहीं दे सकते हैं। तीसरा शक हमें इसके ऊपर यह हुआ है कि जब बच्चे आए तो अपने पिता को देख करके रोने लगते हैं जब उनको पता लगता है कि पिता की मौत हो चुकी। लेकिन जब यह उन बच्चों को अपने गले लगाना चाहती है तो बच्चे इसके पास नहीं जाते हैं और इससे दूर खड़े हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों कई शक के घेरे में वह महिला थी
और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसको समझा बुझा करके उसके पति की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और जो रिपोर्ट होती है वो 1-2 दिन के बाद आती है। इतने में उसके पति का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इसकी मौत ऐसे ही नहीं हुई, जैसे वह महिला बता रही थी कि एकदम से बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो पुलिस को पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि इसका गला दबाकर इसकी जान ली गई है, इसको इस दुनिया से अलविदा किया गया है। अब तो पुलिस सत्ते में आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन बच्चों को भी पुलिस पूछताछ के लिए प्यार से पूछताछ करने के लिए बुलाती है और इस महिला कविता को भी अपने पास बुलाती है और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो बच्चों से पूछा जाता है तो पुलिस बताती है कि कल रात हमारी मम्मी पापा की छाती पर बैठी थी और पता नहीं उसके गले को दबा रही थी। तो हमने पूछा, जो बेटी होती है वह देख लेती है, वह पूछती है माँ आप या क्या कर रहे हो, तो वह बताती है कि मैं तेरे पापा के मुंह से तम्बाकू निकाल रही हूँ। अब यह बात जब बच्चे बताते हैं तो पुलिस का जो शक था और ज़्यादा गहरा जाता है। उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी की जाती है और जब यहाँ पर राज खुलता है, अब यह महिला राज खोलती है सारा। यह बताती है कि मेरा पति महेंद्र राणा, जो कि अच्छे खासे हैं, सीधे साधे पति थे, किसी से कोई मतलब नहीं और प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। इधर जो है कविता है वह नर्स थी सरकारी हॉस्पिटल में, उसके भी पास पैसे की कमी नहीं थी, गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। दोनों पति पत्नी अच्छे से कमा खा रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था 9 साल का हो चुका था, बेटी 12-13 साल की हो चुकी थी। दोनों ही समझदार थे पर नाबालिग थे अभी। अब अच्छे खासे इस घर को न जाने किसकी नज़र लग जाती है दोस्तों। नज़र कैसे लगती है, जो कविता होती है वह एक विनय शर्मा नाम के शख्स से प्यार कर बैठती है, वह भी हॉस्पिटल के अंदर ही कार्यरत था। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। धीरे धीरे ये दोनों प्यार करते हैं तो धीरे धीरे दोनों संबंध भी बनाते हैं ओयो होटल्स में जा कर के। अब इस बात की भनक हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उसको लग जाती है, तो स्टाफ में से कोई या फिर कोई और जानने वाला वह जा कर के महेंद्र राणा को बता देता है कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल बिगड़ैल बन चुकी है, क्योंकि जैसे ही नौकरी करने जाती है और वह उस विनय शर्मा के साथ मौज मस्ती करती है। कई बार कमरे के अंदर घुसे रहते हैं, कई बार वो होटल में भी चले जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब महेंद्र राणा यानी कि कविता के पति को लगती है, जो मरने वाला पति था, तो वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है, पत्नी से लड़ता है, झगड़ता है, कहता है कि हमारा परिवार अच्छे से समय गुजार रहा है, अच्छी कमाई हो रही है और तुम्हें ये क्या चस्का लगा है पराये मर्द का। अब तो यहाँ पर यह बात जब कविता सुनती है तो वह सोचती है इसको किसने बता दिया, बड़ी हैरान परेशान। अब वह उससे कहती है नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैं तो बस सीधी जाती हूँ सीधी आती हूँ, तो मैं किसी ने बहला फुसला दिया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2-4 दिन के बाद महेंद्र राणा खुद भी एकदम से हॉस्पिटल में चला जाता है। तो यह औरत कविता अपने स्टाफ के विनय शर्मा के साथ हंस कर ऐसे बात कर रही थी जैसे ये दोनों पति पत्नी हों। अब तो यहाँ पर इसका शक और ज़्यादा गहरा जाता है महेंद्र राणा को और फिर से यह पत्नी से लड़ता है शाम को कि तुम उसके साथ इस तरह से बात कर रही थी। और दोस्तों इन दोनों का अफेयर चल ही रहा था, इसमें कोई झूठ नहीं था। लेकिन पत्नी के अब नज़रों में उसका पति खटकने लगता है, उससे लड़ाई लड़ने लगती है। इन दोनों के इतनी बुरी तरह से अब झगड़े होने लगते हैं घर के अंदर कि इनके जो बच्चे होते हैं वह भी इनकी कंडीशन को देख करके डर जाया करते। देखते कि कभी जो पापा है वह मम्मी को पीट दिया करता और कभी कभी मम्मी पापा के ऊपर हावी हो जाया करती बेलन लेकर के। इस तरह से मल्ल युद्ध की तरह इनके घर में ड्रामा हुआ करता और बच्चे सहमे से डरे डरे से रहा करते। अब दोस्तों बच्चे समझदार तो थे, पापा जो बात कहता है कि तुम ऐसे क्यों जाती हो, क्यों घूमती हो उसके साथ, तो बच्चे समझते थे कि मम्मी गलत कर रही है, तो अब पापा की हिमायत में ज़्यादा रहा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पति होता है महेंद्र राणा देखता है कि यह तो मानने वाली है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों वह शराब पीने लगता है और शराब का आदी हो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो शराबी बन जाता है उसको रास्ते से हटाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब तो यहाँ पर वह रोज़ शराब पी कर आया और फिर से झगड़ा किया करता और अभी भी इनके बीच में मल्लयुद्ध के जैसी परिस्थिति बनी हुई थी। इसी तरह से 4-5 महीने गुजर जाते हैं। 4-5 महीने जैसे गुजर जाते हैं तो पत्नी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कविता, अपने प्रेमी विनय शर्मा से बातचीत किया करती। तो विनय शर्मा यही कहा करता कि भाई देख लो तुम्हारे घर का मैटर है, क्या करें कैसे करें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दिन की बात है, जो महेंद्र राणा होता है वह शराब पी करके घर पर आया हुआ था और आते ही वो अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है और पत्नी भी उसके ऊपर चढ़ बैठती है। दोनों की लड़ाई अच्छी खासी होती है। महेंद्र राणा पत्नी के बाल नोचने लगता है, वह उसके बाल नोच देती है, बुरी तरह से उसकी कमीज़ फाड़ दी जाती है महेंद्र राणा की पत्नी के द्वारा। तो अब जो पत्नी होती है चुपचाप कमरे के अंदर जाकर रोती
होती है अपने प्रेमी आशिक के पास फ़ोन करती है कि इसका कुछ करोगे या मुझे मरवा दोगे इस पर। अब दोस्तों उससे हिम्मत लगा रही थी जो अपना था ही नहीं, और अपने से बिगाड़ कर बैठी हुई थी जो अपना जीवन भर साथ देता। ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसी जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं अपने घर परिवार को नहीं देखती हैं, वो इसी तरह के कृत्य करती हैं। अपने घर की बातों को भी वह बाहर अपने यार दोस्तों से बताती हैं जो उनके प्रेमी होते हैं, जो घर की पर्सनल बातें होती हैं जिनको पड़ोस में भी नहीं बताना चाहिए। ऐसा होता है दोस्तों कई बार घरों के अंदर। अब तो जो इसका प्रेमी होता है विनय शर्मा उधर से फ़ोन पर कह देता है कि ऐसा करो ना, इसको निपटा डालो, इसकी हत्या कर दो, और इसका जो बीमा है उसके पैसे भी काफ़ी मिलेंगे तुम्हें, और उसके बाद तुम्हारी नौकरी होगी और मैं तुम्हारे साथ जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। यह जब हरी झंडी उसको मिल जाती है तो वह अपने पति के कमरे में जाती है और अच्छी तरह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पति नशे में था और यह उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसके गले को दबाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। इधर इनकी लड़ाई चल रही थी तो बड़ी बेटी जो कि 13 साल की थी वह डर रही थी, काँप रही थी। छोटा बेटा तो अंदर दुबक जाता है, लेकिन बड़ी बेटी पापा के कमरे में जब द्वंद्व युद्ध चल रहा था तो डर करके जाती है कि कहीं पापा को कुछ हो ना जाए। एकदम से कमरे में जाती है तो देखती है माँ पापा के ऊपर बैठी हुई है और गला दबा रही है। एकदम से बोलती है कि माँ तुम ये क्या कर रहे हो? तो माँ कहती है कि मैं इसके मुंह से गुटखा निकाल रही हूँ, तुम जाओ अंदर जाओ। एक बार धमकाने में बेटी अंदर की तरफ चली जाती है रोती रोती कि ये किस तरह से लड़ते हैं जानवरों की तरह, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह उसकी हत्या कर देती है गला दबा करके। हत्या करने के बाद भी वह इंतज़ार करती है कि यह अभी ज़िंदा नहीं होना चाहिए, अभी हॉस्पिटल ले गई तो शायद हो सकता है इसकी जान बच जाए। तो उसके बाद काफ़ी लेट हो जाती है और उसके बाद अब रोना धोना स्टार्ट करती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया, एकदम से ज़मीन पर गिर गया। अड़ोसी पड़ोसी भी देखते भाई क्या हुआ, तो इसके पति को ले जाने में मदद करते हैं। पति को जैसे हॉस्पिटल ले जाती है तो डॉक्टर समझ चुके थे कि इसकी मौत हो चुकी है, और उसके बाद अब जब पति की मौत हो चुकी है तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, लेकिन उससे वह बिल्कुल मना कर रही थी। पोस्टमार्टम से डर रही थी, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि मामला कुछ ना कुछ गमगीन है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और वो कह रहे थे कल तक तो ये सही था, अच्छा खासा घूम रहा था, ना कोई बीमारी थी ना कुछ था, इसकी मौत कैसे हो गई? तो डॉक्टरों को भी बहुत बड़ा शक हो जाता है। ऊपर से जब बच्चे जाते हैं और उनके पास उस माँ से नहीं मिलते हैं और पिता के पास खड़े रहते हैं तो भी डॉक्टरों को शक हो जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पर भेद खुल जाता है। दोस्तों पुलिस तुरंत विनय शर्मा जो इस कविता का प्रेमी था और कविता को सीधा उठाती है, विभिन्न धाराएं इसके ऊपर लगाई जाती हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी तो गए, लेकिन इनके जो मासूम बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी, एक 9 साल का बेटा, वो किसके सहारे जिएंगे? अड़ोसी पड़ोसी हालांकि उनको रख लेंगे या फिर कोई रिश्तेदार रख लेगा या कोई मासी ताई ताऊ चाचा ताई कोई भी रखेगा तो सही उनको, लेकिन दोस्तों वो जो बातें अपने माँ बाप से कह सकते थे, जिस तरह से खुल कर के अपने माँ बाप के साथ वह जी सकते थे, अब इस तरह से वो नहीं जी पाएंगे। पूरा जीवन उनका कहते हैं एक तरह से नर्क के समान बन गया है। माँ बाप है नहीं, अपने मन की इच्छा किससे कहेंगे? कौन उनको इतनी अच्छी तरह से पालेगा? कोई ना कोई तो हीन भावना दिखाई देगा। बाहर लोग कहते हैं भाई चाचा ताई के पास, चाचा ताऊ के पास पल रहा है बेटा, अच्छा पल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अंतर मन में जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पर पक्षपात जो किया जाता है, अपने बच्चों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, और जब कोई ऐसे बच्चे आ जाते हैं घर में कि जिनका कोई आगे ना पीछे और पालने पड़ रहे हैं, छाती पर बोझ हैं, तो उस घर की औरतें भी होती हैं और मर्द भी और कुछ बच्चे भी उनके साथ पक्षपात कर जाते हैं। और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम अच्छी तरह से पाल रहे हैं, पालते भी हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 2% लोग ही दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से भी ऊपर मान करके पालते हैं, बाकी 98% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पति बेमौत मारा गया, पत्नी अपने प्रेमी आशिक के साथ अब जेल में रहेगी। ये होता है अवैध संबंधों का अंजाम। अगर पत्नी अवैध संबंध ना बनाती तो पति को शराब पीने की आदत नहीं पड़ती, अपनी नौकरी से लगा रहता, इधर पत्नी कमा रही थी उधर पति कमा रहा था, दोनों की ज़िंदगी स्वर्ग थी, और धीरे धीरे पैसा इकट्ठे करके अपने बच्चों को भी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करवा सकते थे, उनकी शादी ब्याह करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक औरत की गंदी नीयत, गंदी ज़रूरत के चलते हुए इस पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया, और आज इस पूरे परिवार का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, उन बहनों से भी कहता हूँ जिनका घर अच्छा खासा बसा हुआ है, जिनके पति उनसे प्यार करते हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ें पूर्ति करते हैं, उनसे प्यार करें, उनको अपना समझें, उनके साथ मिलकर बैठ कर बातचीत करें, उनसे धोखा ना करें, उनसे पक्षपात ना करें।
ये ना हो कि भाई प्रेमी से कुछ बात और पति से कुछ बात जालसाजी घर के अंदर चलती रहती हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। अगर अपने पति के साथ धोखा किया और दूसरे के साथ नैन मटक्का किया और अंत में पति को रास्ते से हटा दिया, बहुत बड़ा पाप है। शायद कितने जन्म लेने पड़ेंगे दूसरी योनियों में, और फिर स्त्री का या पुरुष का जन्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा बहुत ही मजाक है, ये मजाक नहीं है। बड़ी मुश्किलों से अब ये जन्म मिला है इंसान का, और अगर यहाँ पर बुरा कर्म करके जाएंगे तो आगे चलकर न जाने कितनी ही मुश्किलों से, कितने युगों के बाद, न जाने कितनी कितनी गंदी योनियों को भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलेगा, और फिर भी पता नहीं क्या होगा उसके बाद। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोस को देखते हैं। सरफराज खान लखनऊ से हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि आजकल पत्नियां ड्रम में भर रही हैं और कोई नाग से डसवा रही है। जी बिल्कुल सुशील चौधरी जी, ऐसा हो रहा है और बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही गलत है। पत्नियों को शादी ब्याह करा जाता है पत्नियों के साथ घर बसाने के लिए, बच्चे हो जाएं, घर संसार बसे, फुलवारी खेले। लेकिन आजकल तो पत्नियां ही पता नहीं कौन सी चाल में चल रही, किसी के सिखाए में चल रही हैं। सुशील चौधरी भाई कह रहे हैं कि अल्टीमेट स्टोरी एज यूजुअल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील चौधरी भाई। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो लगातार बने रहते हैं। जय हो आपकी गुरुदेव जी। भीषम प्रकाश, भीषम भाई हमारे सफ़र कब तक चैनल इनका है, और किस्से क्राइम के इनका मेन चैनल है, और जहाँ पर एक कहानियाँ लेकर आते हैं जो क्राइम की कहानियाँ होते हैं। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, इनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं वीडियोज़ के अंदर और बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुदेश भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? घोर कलयुग चल रहा है भाई आजकल। और डॉक्टर नरेंद्र तवन नोएडा से हमारे भाई ये कह रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद हमारे साथ अमित कुमार हैं, जय श्री राम। यहाँ पर पहली बार बेटी समझदार निकली, काम आसानी से बन गया। जी बिल्कुल, बिहार के जलवा गांव से रहने वाले हैं अमित कुमार भाई। उसके बाद हमारे साथ बाबू खान हैं और साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि बिहार के रहने वाला हैं और हर वीडियो आपका देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साबुद्दीन जी। उसके बाद हमारे साथ रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, राधा देवी पत्नी का नाम है, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खेमराज भाटी हमारे भाई कह रहे हैं कि रामनाथ सुदेसर जी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई वीडियोस करते हैं, वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से दोबारा से हैं। और उसके बाद अंकित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, मज़ा आ जाता है, सीख भी मिलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ हैं भाई, मेरा नाम भी लेना, मैं हमेशा आपका चैनल को देखती हूँ, मैं आपको भाई मानती हूँ। जी बिल्कुल बहन, आप हमारे चैनल को लगातार देखें और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लें, जिससे कि घर गृहस्थी के अंदर कोई गलत कदम ना उठे या फिर कोई गलत बात ना बने, कोई गलत घटना ना हो। तो सीख ज़रूर लिया करें बहन, मैं यही कोशिश करता हूँ कि घर गृहस्थी बसी रहे सबकी। और इनका नाम है ओएम पेंगिंग, जो इनकी आईडी का नाम है, थोड़ा सा ऐसा है, शायद दूसरे देश से हमारी बहन और लगातार देखती हैं वीडियोज़ को। और उसके बाद हमारे साथ है नितेश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से। आपके सारे वीडियो कुछ ना कुछ सीख देते हैं भैया जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे भाई, रंगल मंगल कैसे होता है? जी वो तो देखिए राधे श्याम जी, आप हमसे बड़े हैं शायद उम्र में और आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। उसके बाद हमारे साथ हैं दिलवीर जारा, आजकल की लेडीज़ को हो क्या रहा है, टाइम टू नीड द रूल्स ऑफ लॉ अर्जेंटली। जी बिल्कुल, कोई ना कोई कानून आना चाहिए। पवन कुमार, वेरी नाइस स्टोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जालम सिंह जालौर से हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है। सुरेश भाई, मैं जालम सिंह, जिला जालौर राजस्थान से, फिलहाल अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं जैक मोर्स, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और राम थापा हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं और भी भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं, जिनका नाम अरविंद सोलंकी हमारे भाई कमेंट करते हैं, नेबा सोलंकी पुनासा से। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर भी कमेंट करते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा
जान लेते हैं। हमारे साथ है मनोहर जोशी, जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राम राम भाई साहब जी, आपकी कहानी दर्द भरी बहुत बढ़िया लगती हैं। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूं और पीछे से नेपाल का हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। कैलाश चौधरी हमारे भाई, विमल जीआरपी कांस्टेबल की सारी गलती है, विमल को चाहिए था कि पुष्पा के साथ ही प्रेम से रहता। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से जी, बिल्कुल कैलाश जी सही कह रहे हैं आप। और राम गुसाई हमारे भाई, बहुत गलत काम किया सबने मिलकर जी, बिल्कुल। करण कुमार, नमस्ते सर जी, कैसे हो आप? मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है करण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ताजी लेमन हमारी बहन, जो कि कह रही हैं कि वेरी सैड स्टोरी भाई, बहुत अच्छी कहानी आपकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताजी लेमन जी। और अमित पटेल भाई कह रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी वीडियो बनता है सुदेश भाई, कम मेहनत नहीं करते हैं। सुदेश भाई कम मेहनत नहीं करते हैं, जय श्री राम जी। अमित पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहनत तो देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लगती है, टॉपिक सर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, उसके बाद शूटिंग करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग, और फिर उसके बाद जब आता है आपके सामने 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो, बहुत मेहनत होती है भाई। सलाउद्दीन खान, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश भाई, बहुत अच्छा वीडियो है, कुछ तो सीख मिलती है जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सलाउद्दीन जी। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी यूपी 83 से लगातार बने रहते हैं, और मोनू जैन भी लगातार बने रहते हैं। आरिफ बहादुर भी लगातार। सर क्या हाल चाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरिफ जी, और आप सुनाइए आप कैसे हो? परवीन राज हमारे भाई, जो कि प्रवीण कुमार पासवान, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।